गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। इसमें अब तक हमने लिया है लेक्चर 1 हिस्ट्री का, और अब लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। अब तक हमने आपको बताया पुराने लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन, पूरी फ्लैशबैक स्टोरी एंशिएंट से लेके हमने बताई है आपको मॉडर्न तक की, कंपनी तक हमने आपको पूरा समझाया। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे एक स्पिरिट, एक भावना जनरेट होगी लोगों के मन में आजादी के लिए। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि कैसे 1757 के अंदर इन द वार ऑफ प्लासी, प्लासी के वार में सिराजुद्दौला को धोखे से अंग्रेजों ने हराया, और उसके बाद में फिर ये काम उनका बढ़ता ही चला गया। एक्चुअली प्लासी के वार की अगर मैं कहानी बताऊं तो सिराजुद्दौला को ये एहसास हो चुका था। एक्चुअली अंग्रेज क्या चाहते थे उनसे? अंग्रेज ये चाहते थे कि हम फ्री ऑफ ड्यूटी, फ्री ऑफ टैक्स यहाँ पर ट्रेड करें। हमको मुगल बादशाह एक फरमान जारी करके फ्री में जमीन दिलवाए, और कई बादशाहों ने ये मूर्खता का काम, ये फूलिशमेंट का काम किया भी है। जैसे औरंगजेब ने भी किया है, जहांगीर ने भी किया है, कई बादशाहों ने ये काम किया है। उन्होंने अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की पॉलिसी खेलते, हर एक के मीठे बनते थे, तो वो उसके चक्कर में आकर उनके लिए जमीन दी। लेकिन सिराजुद्दौला ने साफ मना कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला उनकी पॉलिसीज को समझ चुका था। सिराजुद्दौला ने उनसे कहा कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और आप अपनी गलत तरीके की एक्टिविटी हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन सिराजुद्दौला जब उनकी बात नहीं माना, तो फिर उन्होंने सिराजुद्दौला से वार करने की सोची। अंग्रेजों का क्लियर होता था फंडा कि अगर या तो राजा वैसे ही मान जाए प्रेम से, और नहीं मानेगा तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको अनेक्स करेंगे, जबरदस्ती हड़पेंगे, वार करेंगे। ये उन्होंने पॉलिसी अपनाई, और इसके लिए वो युद्ध में उतर गए। लेकिन युद्ध में उतरने से पहले सिराजुद्दौला उनको पहले एक युद्ध में हारा चुका है। उनके सारे जो कंपनी के अड्डे हैं सबको बंद कर चुका है, और कंपनी के एजेंट्स को उठा के वो कैद खाने में डाल भी चुका है। यानी कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई। लेकिन उसी वक्त मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम पे उनका मेन हुआ करता था, उसकी लीडरशिप में एक सेना की टुकड़ी भेजी जाती है, और वो यहाँ पर डिसीटिफुल प्लान बनाते हैं, घिनौना घटिया प्लान बनाते हैं। और वो सिराजुद्दौला की सेना के मेन सेनापति कमांडर मीर जाफर को दे देते हैं लालच कि तुम हमारा साथ दो, अगले नवाब हम तुमको ही बना देंगे। सिराजुद्दौला इन बातों के अंदर आ जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स का उस वक्त का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उनके अंदर थी ग्रीड, उनके अंदर था लालच, और ये लालच उनकी यूनिटी को तोड़ गया, और इसी का फायदा उठाया है विदेशी लोगों ने। सिराजुद्दौला उनकी बातों में नहीं आता तो ना कभी बंगाल जाता, और ना कभी इस देश को गुलाम होने की नौबत आती, क्योंकि अंग्रेजों की असली हिम्मत बड़ी थी बंगाल से। बंगाल जीतने के बाद तो जाने उनके पर लग गए हो। तो मीर जाफर ने उनका साथ दिया, सेना युद्ध लड़ी ही नहीं, सिराजुद्दौला धोखे की वजह से हारा, और प्लासी के बारे में अंग्रेज जीत गए। ये मैंने पूरा आपको प्लासी के बारे में बताया है। इसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। देखिए जितना भी मैंने बताया है आप राइट करिएगा, एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द वार ऑफ प्लासी। प्लासी के वार के बारे में आपको बताना है, जो कि 1757 में हुआ। ये क्वेश्चन आपका इधर बनता है। तो प्लासी के बारे में जैसे ही जीत गए, तो अंग्रेजों की अब तमन्नाएं बढ़ने लगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने टारगेट पे लिया मैसूर को। मैसूर किधर पड़ता है? जिसको बच्चों आप आजकल बोलते हो कर्नाटका, वो था मैसूर। और मैसूर के अंदर पहले राज चलता था हैदर अली का, और उसके बाद में उसका बेटा जो कि बहुत बहादुर था, नई टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल के नई टेक्नोलॉजी से उसको चलना पसंद था। टीपू सुल्तान ने बहुत टक्कर दी अंग्रेजों को, तो टीपू सुल्तान, और इसको द टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में एक कहानी है कि एक बार जब ये जंगल में गया शिकार खेलने, तो वहां इसके हथियार वगैरह काम करने बंद कर दिए। एक बंदूक नीचे गिर गई, बिल्कुल बिना हथियार के हो गया, और सामने आ गया शेर। लेकिन इसने शेर से जब तक इसको हथियार वापस नहीं मिला, तब तक इसने बिना हथियार के लड़ाई लड़ी है। इसलिए इसको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है एक तरीके से।
तो ये टाइगर ऑफ मैसूर ये इनका अगला टारगेट था। ये अंग्रेजों की आंखों का काटा था। अंग्रेजों को पता था कि हैदर अली तो कुछ नहीं, लेकिन उसका टीपू सुल्तान जो बेटा है, अगर ये मैसूर में बना हुआ रहा तो फिर हम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम हमारी कंपनी को चारों तरफ नहीं फैला पाएंगे। क्योंकि जैसे सिराजुद्दौला कोई इजाजत नहीं देता था इनको देश में घुसने की, अपने राज्य में घुसने की, सेम टू सेम टीपू सुल्तान भी इनको बिल्कुल भी भटकने नहीं देता। जबकि टीपू ने तो उल्टा काम किया। टीपू ने क्या किया कि अंग्रेज चाहते थे कि हर एक राजा हमारे साथ में ट्रेड रिलेशन बनाए, लेकिन टीपू इनकी असली रंग समझ गया, इनके असली रूप रंग समझ गया अंग्रेजों के, इसलिए उसने अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सारे ट्रेड रिलेशन खत्म कर दिए और उसकी जगह फ्रेंच कंपनी के साथ में वो कार्डामोम, ब्लैक पीपर, इनकी वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इससे अंग्रेज एकदम से जल भुन गए, एकदम से एंग्री हो गए और उन्हें टारगेट कर लिया कि अब अगले टारगेट पे सिराजुद्दौला के बाद में हमको लेना है मैसूर। इसमें बच्चों अंग्रेज ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने मेन मेन जो हमारे पावर सेंटर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू किया। जैसे बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला वगैरह, दूसरे नंबर पे मैसूर का टीपू सुल्तान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र के मराठा, चौथे नंबर पे फिर अवध। इस तरीके से ये एक एक करके फिर सिख, जाट, राजपूत सबको इन्होंने ठिकाने लगाया है और लास्ट में फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू किया है। तो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान इनकी सुन नहीं रहा था, इनसे कोई रिलेशन बना के नहीं चल रहा था, इनकी आंखों के लिए वो कांटा बन गया, इनकी आंखों में चुभने लगा और इन्होंने टारगेट किया कि कैसे भी करके टीपू को हमको हटाना है। और इन्होंने टीपू सुल्तान से 2 वार किए, मैसूर का फर्स्ट वार एंड मैसूर का सेकंड वार। पहले वार में इनको धूल चटा दी, टीपू सुल्तान ने इनको हरा के भेज दिया, लेकिन दूसरे वार के अंदर जब इन्होंने डीसीटी प्लान किए, मतलब घिनौनी हरकतें की, गलत हरकतें करके ये जीत गए। टीपू सुल्तान आखिरी स्टेज तक अपनी कैपिटल शायिंगपट्टनम जो उसकी कैपिटल थी उसको बचाने के लिए इनसे वार करता है और लास्ट में वो शहीद हो जाता है, वो मर जाता है, मार्टियर हो जाता है वो। फिर ये मैसूर को हड़प लेते हैं। ये पूरा फेज 1757 से लेके 1857 का मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में फिर ये आएंगे मराठाओं की तरफ, मराठाओं को ये हराएंगे। मराठाओं से आंग्ल मराठा वार चलता है, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश मराठा वार, इस तरीके से 4 से 5 मराठा युद्ध होते हैं और फाइनली मराठाओं की भी टूट फूट का। मराठाओं की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मराठाओं के अंदर बने हुए थे ग्रुप्स, सिंधिया ग्रुप, भोसले ग्रुप, इस तरीके से अलग अलग इनके ग्रुप बने हुए थे राज परिवार, और वो सब मराठा किंगडम पे आना चाहते थे, इंडियन के ओरिजिन पे आना चाहते थे वो सत्ता में। और इस वजह से उनकी फूट का फायदा उठा के मराठाओं को इन्होंने ढेर कर दिया। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट टारगेट किया अवध के ऊपर। अवध की क्या स्टोरी है बच्चों, अवध के मैक्सिमम लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती रहते थे और उनको ये कतई उम्मीद नहीं थी कि अंग्रेज कभी हमारी जगह को भी अनेक्स करेंगे, इसको भी हड़पेंगे। लेकिन अंग्रेजों का जो एक अफसर था उसका नाम था डलहौजी, उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अंदर उसने अवध को भी हड़प लिया। तो अवध के लोग एकदम से गुस्सा हो गए, उसमें ज्यादातर सैनिक थे और सैनिकों के लिए तो इन्होंने ऊटपटांग नियम भी बना रखे थे कि सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकता, सैनिक अगर सिख है तो वो सर पे मतलब टर्बन पहनते, पगड़ी पगड़ी नहीं पहन सकता। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बड़ा गंदा रूल लेके आए, एक बंदूक जो राइफल चलाते हैं उससे पहले कारतूस हटाना पड़ता है, कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो कार्टिलेज इन्होंने बना दिए गाय की और सुअर की जो चर्बी होती है फैट, उसके बना दिए इन्होंने। काउ एंड पिग फैटेड कार्टिलेज जो इन्होंने बनाए, वो मुंह पर कैसे लगाएंगे लोग। तो लोगों की धार्मिक भावनाएं, रिलीजियस इमोशंस भड़के और लोगों को फाइनली फिर 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और उस रिवोल्ट के अंदर जो सेना है पूरी बगावत कर देती है। उनके लीडर होते हैं मंगल पांडे, आपने इनके ऊपर मूवी देखी होगी आमिर खान की, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे इनके खिलाफ बगावत का लीडर होता है। फिर उसके अंदर कई लोग होते हैं अलग अलग जगह के, दिल्ली के बहादुर शाह जफर, लखनऊ की बेगम हजरत महल, इस तरीके से ये पूरे लोग मिलके, राजस्थान से भी क्रांति में कई लोग थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके के सब लोगों ने मिलके 1857 का रिवोल्ट किया। और इसके ऊपर हमारे एक महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने
एक बुक भी लिखी है और उस बुक का नाम है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले नहीं तो सब लोग ये जान रहे थे कि अंग्रेज हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एक्ट्रोसिटीज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का विद्रोह करने की नहीं सोची, रिवॉल्ट करने की नहीं सोची। लेकिन जब 1857 में पहली बार पूरी की पूरी सेना बगावत में खड़ी हो गई तो लोगों में हिम्मत आ गई। और उसके बारे में मैं एक बात बता दूं, 1857 एक ऐसी क्रांति थी, अगर ये सक्सेसफुल रहती तो अंग्रेज 1857 में इंडिया छोड़ के भाग चुके होते। बट वो क्रांति सफल क्यों नहीं रही? एक तो उस क्रांति के अंदर सिर्फ जो आपका नॉर्दर्न रीजन है उसी का कंट्रीब्यूशन था। देखिए उसमें सिख लोग नहीं थे, उसके अंदर ईस्ट की तरफ के लोग नहीं थे, साउथ पूरा गायब था। बस ये जो नॉर्थ वाले कुछ लोग हैं, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, यहां तक के लोग, उसके अंदर बिहार के, ये लोग शामिल थे। अगर ये क्रांति पूरे देश में यूनाइटेड ढंग से हुई होती, वेल ऑर्गेनाइज ढंग से हुई होती और सब आके इसमें कंट्रीब्यूट करते तो 1857 के अंदर ही अंग्रेज भारत छोड़ के जा चुके होते। बट ये क्रांति, ये जो रिवॉल्ट है, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ये कुछ जगहों पर होने की वजह से और अनयूनाइटेड होने की वजह से अंग्रेजों ने इसको क्रश कर दिया। और 1857 के अंदर लेकिन अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा। उनको ये एहसास हो गया कि हाँ, हमारे खिलाफ रिवोल्ट हो सकता है, हमको भगाया जा सकता है। अंग्रेजों की धड़कनें तेज हो गई। अंग्रेजी सोचने लगे कि अगर ये क्रांति, अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गया होता तो आज हमको हमारा बोरिया बिस्तर पैक करके भागना पड़ता। और इसके बाद अंग्रेजों ने और भी टाइट माहौल कर दिया, सेना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सेना के अंदर बहुत ही लॉयल लोगों को लेने लगे, वफादार लोगों को लेने लगे, और हथियार वगैरह से रिलेटेड सब चीजों का आर्म्स एक्ट इन्होंने बनाया। हथियार से रिलेटेड कि कोई भी फौजी अपने घर पे हथियार नहीं रख सकता, अगर वो बगावत भी करे उसके पास हथियार ना हो। आर्म्स एक्ट बनाया। जो लोग न्यूज़पेपर में इनके खिलाफ लिख रहे थे उनके लिए इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया। इस तरीके के कई एक्ट बना के इन्होंने एकदम जैसे क्या कहते हैं, क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन को शॉट मारने से रोकना है तो विरोधी टीम एकदम फील्डिंग टाइट कर देती है, इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल टाइट कर दिया। बट आफ्टर ऑफ दिस, इसके बावजूद यहां पर आंदोलन हुए, ऐसा माहौल बना और अंग्रेजों को फाइनली यहां से जाना तो पड़ा। लेकिन तब तक अंग्रेज एक बहुत बड़ा नुकसान इंडिया का करके जा चुके थे, हर एक फील्ड में। हमारे सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ा, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सत्यानाश किया, इसके अलावा इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर गए, लोगों को गरीब कर गए, सड़क पर ले आए, और तो और इंडिया के टुकड़े कर गए। इंडिया की जो यूनिटी है उसको तोड़ दिया दो भागों के अंदर, और उस पेन को, उस दर्द को इंडिया आज तक झेल रहा है। ना अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया होता और ना ही हम पाकिस्तान से आज तक इतने दुखी रहते। ये सारे काम इन अंग्रेजों ने किए हैं। तो ये 1857 से 1757 से 1857 तक एक स्पिरिट, एक भावना आ चुकी है लोगों में आजादी के लिए, और उसको और हिम्मत मिलेगी 1857 के बाद। तो आगे हम आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। ये पूरा मैं आपको 2-3 पेजेस क्लियर कर चुका हूं। इसके अंदर मैं आपको मैसूर क्लियर कर चुका हूं, मराठा वार क्लियर कर चुका हूं, आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पे आते हैं, और उससे पहले 1857 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल देखिएगा, हमारे यहां पर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसकी फॉर्म कैसी थी जो 1857 का हुआ। 1857 को आप ढंग से पढ़ लें। देखिए, इसके बीच में 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं जो कि मेरे पूरे डिस्कशन के अंदर निकल के आए हैं। वो आपको मेरे वीडियोस के थ्रू और बुक के थ्रू उनको आपको राइट करना है। बड़ी क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो कुछ चीजें हम खुद भी आपको करवाएंगे और कुछ चीजें हम आपको भी एज होमवर्क करने के लिए देंगे। जो भी समझते हो बुक की हेल्प से और हमारे पढ़ाए हुए की हेल्प से उससे आंसर राइट करने का कोशिश करें। आप सब कुछ आप रट नहीं सकते हैं। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपको लिखवा दिया था, और क्वेश्चंस लिखवाता हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द confrontation between Tipu Sultan and
ब्रिटिशर्स। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। Describe about the Anglo-Mysore War। एक ही चीज है, एक ही आंसर है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, एक्सप्लेन द बैटल बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिशर्स। ये सब आपको अपनी क्लास कॉपी में करने हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंग्लो मराठा वॉर्स। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हम आपको आगे बता देंगे। अब हम आते हैं 1857 के रिवोल्ट की तरफ। इसमें एक वार और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ओरली बता दूं, द वार ऑफ बक्सर। होता क्या है कि सिराजुद्दौला को हराते हैं इन द वार ऑफ प्लासी, उसके बाद में मीर जाफर बनता है। अब मीर जाफर नवाब क्यों बना था? अंग्रेजों को गुलाम होने के लिए थोड़ी बना था, हालांकि अंग्रेजों का तो यही फंडा था। अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे पपेट रूलर खड़ा हो। पपेट मतलब जो खिलौना होता है, टॉय, ऐसा रूलर खड़ा हो जो कि हमारी सुने। बट नवाब के मन में अलग सपने थे। नवाब नवाब ही इसलिए बना था ताकि वो नवाबगिरी दिखा सके। तो नवाब ने जब ये काम शुरू किया तो अंग्रेजों को लग गया कि इसको तो बनाना बेकार है, तो उन्होंने मीर जाफर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया मीर कासिम को। सेम टू सेम जैसे सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफर को बेदखल किया, इम्पीच किया। और मीर कासिम के मन में भी जब नवाबगिरी की बात आई तो अंग्रेजों ने फिर कहा कि इस खेल को खत्म ही कर देते हैं, और उसकी जगह उन्होंने मीर कासिम से एक तरीके से युद्ध किया, और उस वार को बोला जाता है द वार ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध करके फाइनली बंगाल को अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। तो वार ऑफ बक्सर के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी, ये सारी चीजों के बारे में डिटेलिंग कर ही चुका हूं। इनके क्वेश्चंस आप राइट कीजिएगा। अब मैं आता हूं 1857 पे ढंग से। यहां से अब आपका एक आजादी की अलग स्टार्ट हो जाएगी, अवेयरनेस फॉर फ्रीडम यहां पर स्टार्ट हो जाएगी 1857 से। जैसे 1857 कंप्लीट होगा तो एक तरीके से कंपटीशन टाइप में शुरू हो जाएगा। इंडियंस चाहेंगे हमको आजादी मिले, और अंग्रेज बिल्कुल हर एक रूल को टाइट कर देंगे, एट्रोसिटी पे एट्रोसिटी करेंगे, जेल के अंदर डालेंगे, फांसियां देंगे। यानी अब तक वन साइडेड चल रहा था, अंग्रेज लूट रहे थे और इंडिया टॉलरेट कर रहा था। बट 1857 के बाद में डबल साइडेड होगा। अंग्रेज अगर अत्याचार करेंगे, एट्रोसिटी करेंगे, तो उसका उनको जवाब भी मिलेगा, और इसका रिजल्ट आपको अगले 100 सालों बाद देखने को मिल रहा है। 1857 से लगभग शुरू हो रहा है, और उसके बाद लगभग 100 ही साल हो जाएंगे, 1947 पे जाके फिर आजादी मिली। लगभग 100 साल के आसपास का पूरा स्ट्रगल चलेगा ये। तो देखते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हालांकि इसकी कई बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर इसके फॉर्म पे आएंगे और सब चीजों पे हम आएंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है कि अंग्रेज वैसे तो 17th सेंचुरी में ही इंडिया में दाखिल हो चुके हैं, आ चुके हैं ट्रेड करने के बहाने, ट्रेडर बन के आए थे।
किसी को लगा भी नहीं था कि ये जो व्यापारी भारत में आ रहे हैं ये आगे जाके देश को इस कदर गुलाम करेंगे। तो वहां से आए हालात को कैच करने लगे, समझने लगे स्थितियों को धीरे धीरे, और उसके बाद में इनके असली जो जुल्म है, जो इनकी एट्रोसिटीज है, वो स्टार्ट होती है आपके जो 17th सेंचुरी है उसके लास्ट में। वहां से ये अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तब से लेके 1757 तक पब्लिक को अंदाजा होता ही नहीं है कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि टुकड़ों में करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं। एक जगह अगर नुकसान होता है तो दूसरी जगह के लोग सोचते हैं हमारा क्या बिगड़ा। और यूनिटी की तो क्लियर कमी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर यूनिटी रही होती तो पहले ही वार में अंग्रेजों को भगा दिया जाता। जबकि मैं कह रहा हूं कि सिराजुद्दौला जो है उसने इनको पहले वार के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया, जेलों के अंदर डाल दिया है, इनकी कंपनीज बंद कर दी है। वहीं पर अगर कोई सिराजुद्दौला का साथ देने वाला होता और कोई आए नहीं आए, उसके सेनापति ने ही अगर उसका साथ दे दिया होता यूनिटी के साथ, तो अंग्रेज वहीं से टाटा बाय बाय हो गए होते। बट लोगों को एहसास हो ही नहीं पा रहा है कि अंग्रेज करना क्या चाह रहे हैं। और अंग्रेज एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके आए थे ब्रिटेन से, स्टेप टू स्टेप हमको क्या करना है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पाए। एक जगह पर अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो दूसरी जगह के लोग सोचते हैं कि हम तो सिक्योर है, हमारा क्या बिगड़ रहा है। और ये इनका जब पूरे इंडिया पर जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो फिर लोगों को समझ में आने लगती है कि यार ये तो इन्होंने हमको गुलाम कर लिया, इन्होंने हमको स्लेव बना लिया। और फाइनली 1857 आते आते लोगों को ये पक्का श्योर हो चुका होता है कि वी आर द स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और वो हमारे साथ कर रहे हैं फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन। और जब उनको समझ में आने लगा, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, समझ में सबको आ गया लेकिन तो भी विद्रोह करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और अंग्रेज मैं बताऊं कितने थे, मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूं, हमारे इंडिया का एक सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब अलग स्टेट बन गया छत्तीसगढ़, तो आज की तारीख में साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। उस राजस्थान के दो बड़े बड़े आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, बस इतना बड़ा है ब्रिटेन। उस ब्रिटेन के अंदर जनसंख्या कितनी होगी ले देखिए। उस ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया को गुलाम बनाया इतने दिन तक, ये सोचने वाली बात है। अगर हम किसी एक पॉइंट पे भी अगर सावधान हो गए होते तो हम इतनी बड़ी गुलामी से बच जाते। तो साहब अंग्रेजों की इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है फाइनली आर्मी। लोग नहीं उठा रहे हैं, लोग साइलेंटली उसको क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आर्मी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी और इसकी पूरी स्टोरी, कैसे इन्होंने आवाज उठाई, कैसे क्रांति हुई, उसका फॉर्म क्या था, क्रांति क्यों हुई, उसके कॉजेस क्या थे, क्रांति जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, उसके रीजंस क्या थे, सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे बट नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको राइट करना। थैंक यू वेरी मच।